हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी पॉइंट। तो आज हम स्टार्ट करेंगे बीए थर्ड सेमेस्टर पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया की यूनिट नंबर 3। तो इस सीरीज़ में मैं यूनिट 1, 2, 6, 7, 8 ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो चैनल पे प्लेलिस्ट क्रिएटेड है, वहाँ से आप देख सकते हैं। और बीए थर्ड सेम की जो हिस्ट्री और इंग्लिश का सिलेबस है वो मैं कंप्लीट करा चुकी हूँ विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो वो सारी वीडियोज़ का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अदरवाइज चैनल पर सभी सेमेस्टर्स की जो सिलेबस की वीडियोस हैं वो बनी हुई हैं और प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहाँ से आप देख सकते हो। और इस लेक्चर या किसी भी लेक्चर की नोट्स या पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं यूनिट 3, जिसमें हमें पढ़ना है लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया। तो इंडिया में लोकल गवर्नमेंट का इस्टेब्लिशमेंट किस तरीके से हुआ है, क्या क्या इनके फंक्शंस होते हैं, क्या क्या इनके सामने चैलेंजेस हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहली टर्म आती है यहाँ पे इसकी डेफिनेशन, स्थानीय सरकार। तो स्थानीय सरकार क्या होती है? अब अगर हम देखें जो हमारी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसमें आपने पढ़ा होगा हमारे पास स्टेट गवर्नमेंट या जिसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं, और सॉरी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। लेकिन जो हम अगर लेवल्स की बात करें तो पहले हमारे पास 2 लेवल्स में सरकार हुआ करती थी, जिसमें कि जो फर्स्ट और प्राइमरी लेवल है वो सेंट्रल गवर्नमेंट हुआ करती थी और उसके बाद सेकेंड हमारी स्टेट गवर्नमेंट हुआ करती थी। बट अभी अगर हम देखें तो हमारे पास एक थर्ड लेवल या हम कह सकते हैं डिसेंट्रलाइजेशन जब पावर्स का हुआ है, तो वहाँ पर जो हमारे पास तीसरा या सबसे निम्न स्तर आता है वो आती हैं स्थानीय सरकारें, जो कि नगर निगम, नगर पालिकाएं या ग्राम पंचायतों के रूप में आपने सुनी होंगी। ठीक है, तो इस तरीके से लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण हुआ है, जिसमें समाज के सबसे बुनियादी सदस्यों को भी प्रशासनिक प्रक्रिया में शामिल किया गया। और देखिए, सबसे ज़्यादा महिलाओं की भागीदारी आपको इसी स्तर पर नजर आती है। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं स्थानीय सरकार का विकास या ये डेवलपमेंट कैसे हुआ है। तो सबसे पहले बात करेंगे राजस्थान की। राजस्थान में 1959 में नागौर जिले में भारत की पहली पंचायती राज प्रणाली विकसित की गई थी, और उसके बाद फिर ये आंध्र प्रदेश में, क्योंकि राजस्थान के नागौर जिले में इसको स्टेब्लिश करने के बाद में आंध्र प्रदेश में इसको किया गया, और उसके बाद इन स्थितियों को देखते हुए बहुमत द्वारा इस प्रणाली को अपना लिया गया। और देखिए, स्थानीय स्वशासन की जो हमें कह सकते हैं इसका जो एक ड्राफ्ट तैयार किया गया है या क्या क्या शक्तियाँ यहाँ पर इनको दी गई हैं, तो वो सारी चीज़ें या किन किन समितियों के थ्रू ये कॉन्सेप्ट आया है। तो ये जो 3 टायर सिस्टम है, इसमें देखिए हम बात करेंगे बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, GVK राव समिति, LM सिंघवी समिति, थुंगन समिति, गौडगल समिति। तो ये जितनी भी समितियां हैं ये सारी आपकी इन्हीं प्रस्तावों से या फिर पंचायती राज सिस्टम के सुझावों से संबंधित हैं। ठीक है, अब जिस समय इसको इम्प्लीमेंट किया गया था उस समय राजीव गांधी, मतलब कि कांग्रेस की सरकार थी, तो राजीव गांधी के द्वारा ही 64th अमेंडमेंट 1989 में पेश किया गया था, जिसमें PRI को मजबूत करने की मांग की गई थी। लेकिन राज्यसभा द्वारा पारित ये नहीं हो पाया था उस समय में। तो 1990 में संविधान में 74th अमेंडमेंट हुआ और नगर पालिकाओं के लिए एक संयुक्त विधेयक प्रस्तुत किया गया, लेकिन इस पर कभी बहस नहीं हो पाई। उसके बाद फिर 1991 में PV नरसिम्हा राव जब प्रधानमंत्री बने तो संविधान के 72 अमेंडमेंट विधेयक के रूप में ये संशोधन वापस से प्रस्तुत किया गया। ठीक है, फिर उसके बाद दिसंबर 1992 में संसद ने 73rd और 74th संशोधनों की पुष्टि की, और इन संशोधनों के परिणाम स्वरूप ग्रामीण और शहरी भारत में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की गई। ठीक है, तो भारत में स्थानीय सरकार की संरचना क्या है? भारत में स्थानीय सरकार को मोटे तौर पर हम 2 पार्ट्स में या 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला पंचायती राज और दूसरा नगर पालिका है। ठीक है, तो देखिए, बलवंत राय मेहता समिति के प्रस्ताव या उनके द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर ही ये कॉन्सेप्ट भारत में स्टैब्लिश हो पाया। अब बात करें अगर पंचायती राज की, तो पंचायती राज शब्द विकास के साथ साथ ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था को दर्शाता है। मतलब एक ज़मीनी स्तर पर लोकतंत्र का निर्माण करने के लिए राज्य विधानसभाओं के अधिनियमों द्वारा भारत के सभी राज्यों में स्थापित किया गया, और 1992 के 73rd अमेंडमेंट से इसे संवैधानिक बना दिया गया। राजस्थान 1959 में पंचायती राज स्थापित करने वाला पहला राज्य था, और उसके बाद आंध्र प्रदेश ने सेम इसी ईयर में इस प्रणाली को अपना लिया था। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बैकग्राउंड है जो अपने आंसर राइटिंग्स में इंक्लूड कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें नगर पालिकाओं की, तो नगर पालिकाएं शहरी क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन इकाइयां हैं। भारत में शहरी स्थानीय सरकार द्वारा लोगों द्वारा उनके निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से शहरी क्षेत्र के शासन को दर्शाती हैं, और शहरी स्थानीय सरकार का अधिकार क्षेत्र विशिष्ट शहरी क्षेत्रों तक सीमित है, जो कि राज्य सरकार द्वारा इस उद्देश्य के लिए सीमांकित किया गया है। ठीक है, तो शहरी स्थानीय सरकार का विषय आवास और शहरी मामलों के लिए मंत्रालय और जो हमारे पास रक्षा मंत्रालय है और जो गृह मंत्रालय है, इनके द्वारा ये चीज़ें की जाती हैं। ठीक है,
अब अगर हम इन दोनों की परिभाषा की बात करें तो कंक्लूजन यहाँ से ये निकलता है कि स्थानीय स्वशासन देश में सबसे ज़्यादा आविष्कारशील शासन संक्रमण प्रक्रियाओं में से एक है, कि जिससे सबसे निम्न स्तर से भी हमें लोगों की जन भागीदारी मिल पाती है और बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे जाकर के हम काम कर सकते हैं। तो वहाँ से ओवरऑल एक नेशन को काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट प्रोसेस में हेल्प मिलती है। तो सीधा सीधा कहा जाए तो नागरिकों के हाथों में सौंप दिया गया है वहाँ की व्यवस्थाओं को, ठीक है। अब दुनिया की किसी भी अन्य प्रणाली की तरह यह त्रुटिपूर्ण है, कुप्रबंधन और वित्त की चोरी या और भी काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर होती थी कि पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंसी तो आपको किसी भी सिस्टम में नज़र नहीं आएगी। बट इस 3 टायर सिस्टम के अकॉर्डिंग ज़्यादा से ज़्यादा हमने यहाँ पर कोशिश की है या सरकारों के द्वारा कोशिश की जाती है कि इन सभी कमियों को दूर किया जा सके और जन भागीदारी को बढ़ाया जा सके, ठीक है। अब इनके देखिए काम क्या क्या होते हैं, तो सार्वजनिक टीकाकरण है या मातृत्व और बाल कल्याण केंद्र हैं, अस्पताल, औषधालय, इनका रख रखाव करना, खाद अपमिश्रण की जांच करना, मलिन बस्तियों को हटाना, बिजली की आपूर्ति, कब्रिस्तान का रख रखाव, टाउन प्लानिंग, मतलब ये कुछ कार्य होते हैं जो इस 3 टायर सिस्टम के अंडर में जो गवर्नमेंट्स होती हैं उनको दिए जाते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे ग्राम पंचायतें और उनके कार्य। तो ग्राम पंचायत का सबसे मुख्य कार्य जो होता है कृषि संबंधी रूपरेखा तैयार करना और कृषि संबंधी व्यवधानों को अपने स्तर पर ठीक करना, ठीक है। उसके अलावा जो दूसरा काम इनका होता है वो गांव के विकास की जिम्मेदारी लेना, ठीक है, मतलब क्या क्या समस्याएं हैं वो ऑब्जर्व करना, फिर क्या क्या उनके सॉल्यूशंस हो सकते हैं। और ग्राम पंचायत प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय और अनौपचारिक शिक्षा संबंधी कार्य भी करती है। युवा कल्याण संबंधी कार्यों की जिम्मेदारी भी इन्हीं के अंतर्गत आती है। राजकीय नलकूपों की मरम्मत हो गई, रख रखाव हो गई, या ग्रामीण स्तर पर जो छोटे मोटे क्लिनिक्स या चिकित्सालय या स्वास्थ्य संबंधी कार्य की जिम्मेदारियां होती हैं वो भी ग्राम पंचायत के अंडर में आती हैं। अब ग्राम पंचायतों का अन्य अगर जो हम कार्यों की बात करें तो महिला और बाल विकास संबंधी कार्य या फिर पशुधन विकास संबंधी कार्य, ये सारे जो चीज़ें हैं वो आती हैं ग्राम पंचायत के अंडर में, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करें शहरी निकाय या शहरी स्थानीय निकायों की, तो लोगों के निर्वाचित प्रतिनिधियों से मिलकर की निगम, परिषद और नगर पालिका बोर्ड या फिर परिषद विचार विमर्श का हिस्सा है और ये एक विधायिका की तरह काम करते हैं। सामान्य नगर पालिका नीतियों और प्रदर्शन पर चर्चा करना, बहस करना, शहरी स्थानीय निकाय के बजट को पारित करना, कराधान, संसाधन जुटाना, सेवाओं के मूल्य निर्धारण, नगर पालिका प्रशासन और अन्य पहलुओं से संबंधित व्यापक नीतियाँ ये तैयार करते हैं, ठीक है। बाकी नगर पालिकाएं प्रशासन पर नज़र रखती हैं कि क्या किया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता है, कैसे, मतलब ये क्योंकि इनको अपने काम के प्रति जवाबदेही देनी होती है, तो इसलिए उदाहरण के लिए पानी की आपूर्ति ठीक से प्रबंधित नहीं की जा रही है या महामारी का प्रकोप है तो क्या क्या चीज़ें उस टाइम पे की जा सकती हैं, वो सारी आती हैं शहरी स्थानीय निकाय के अंदर। अब इनके समक्ष कुछ चुनौतियां हैं जिसमें हम सबसे पहली जो डिस्कस करेंगे वो कार्यात्मक चुनौतियां होंगी कि स्थानीय सरकारों को कार्य सौंपने की शक्ति राज्य सरकार के पास है। कई कारणों से राज्य स्थानीय सरकारी निकायों को प्राप्त कार्य सौंपते हैं जिससे सिस्टम की दक्षता और प्रभावशीलता गंभीर रूप से प्रभावित होती है, ठीक है। जैसे ही राज्य सरकारों को कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा के आसपास की परियोजनाएं या कार्यान्वयन संरचनाएं बनाने में, मतलब इस तरीके की जिम्मेदारी इनको दी जाती है जिसको अक्सर ये पूर्ण रूप से नहीं कर पाते हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। और 74th अमेंडमेंट में प्रत्येक जिले में एक जिला योजना समिति की स्थापना की आवश्यकता की बात की गई है और पंचायतों और शहरी स्थानीय निकाय द्वारा तैयार की गई विकास योजनाओं को एकीकृत करना। 15 राज्यों में एकीकृत योजनाएं तैयार करने में हम विफल रहे हैं, तो इस वजह से कहा जाता है कि अभी भी इनके समक्ष कार्यात्मक चुनौतियां हैं, ठीक है। बाकी कुछ वित्तीय चुनौतियां हैं कि इनके पास कंप्लीट फंड नहीं होता है या उक्त कार्यों को पूरा करने के लिए इनके पास धन की कमी है, तो या बिना कार्य को सौंपना अर्थहीन होगा, मतलब इनको आप कार्य देते हैं लेकिन उस कार्य को करने के लिए पूर्ण रूप से इनको या फिर पूर्ण रूप से जितने धन की आवश्यकता है वो उपलब्ध नहीं हो पाता है। तो ये कुछ वित्तीय चुनौतियां हैं कि विकेंद्रीकरण के 25 वर्षों के बाद भी जीडीपी के कुल प्रतिशत के रूप में स्थानीय सरकार का व्यय केवल 2% है, ठीक है। उसके बाद कुछ कार्यात्मक चुनौतियां हैं कि अक्सर राज्य सरकारों के अधिकारियों द्वारा सीमित कर दी जाती हैं। इसके अलावा स्थानीय सरकारों के सचिवालयों में कर्मचारियों की भारी कमी है या कौशल की कमी है, इसलिए निर्वाचित निकाय को आवश्यक सहायता प्रदान करने में असमर्थ है। अब मौजूदा कर्मचारियों के प्रशिक्षण, नए कर्मचारियों की भर्ती, ये सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर हैं और सीमित धन का ना होना, तो ये कार्यात्मक चुनौतियाँ हैं, ठीक है। अब देखिए बाकी जो ये हमारी यूनिट 3 है इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं या किस तरीके से क्वेश्चन इस यूनिट से बन सकते हैं, क्या क्या आंसर्स आप लिख सकते हैं, तो वो टेलीग्राम चैनल पे मैं एक पीडीएफ ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ जिसमें पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया का जो पूरा कंप्लीट सिलेबस है, हर यूनिट से क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, वो उस पीडीएफ में आपको मिल जाएंगे।
तो आप टेलीग्राम चैनल पे जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।